फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा, क्रीम ने रंजन से कहा उसकी बहन रोशनी आज जरूर आ जाएगी, वरना जो 8 लड़कियां हैं मेरे पास में उनको लेकर मैं कल ही मुंबई चला गया होता। अब आगे फिर रोशनी की इतनी तारीफ की उसने कि उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा है। उसने मेरे को बताया है पूरे गांव में सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बहन रोशनी ही है। अब इतनी खूबसूरत लड़की को मैं भला कैसे छोड़ सकता था। क्रीम ने कहा, हाँ यह बात तो सही है। रंजन बोला, बस थोड़ी देर और रुक जा, फिर तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा, ये पक्का वादा है मेरा। थैंक्स मेरे भाई। क्रीम ने इतना ही कहा और फोन कट गया। फिर कोई 15 मिनट के बाद ही एक जीप सामने दरवाजे पर रुकी और उसके पहले क्रीम कुछ समझ पाता रंजन 2-3 पुलिस वाले और 1-2 पत्रकार अंदर आए और आते ही उन्होंने क्रीम को दबोच लिया। फिर रंजन एक झनाटेदार तमाचा उसकी गाल पर ऐसा मारा कि दिन में ही उसे चांद तारे दिखने लगे और वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। एक तमाचे में ये हाल है तेरा, जरा सोच, जब पुलिस तुझ पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेगी तब क्या होगा तेरी जवानी का। शायद अभी आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो आपकी नौकरी तक खा सकता हूँ। मेरा इतना पावर है कि मंत्री तक मेरे इशारे पर चलते हैं। हाँ, मंत्री भी तेरे इशारे पर चलते हैं। अरे पागल, जो मंत्री तेरे इशारे पर चलते होंगे उनका चरित्र भी तो तेरे से भी ज्यादा घटिया होगा ना। क्यों, सही कहा ना मैंने। और सुन साले, जैसे तुझे केवल अपने धंधे से मतलब होता है ना, ऐसे ही इन मंत्रियों को भी सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब होता है। इसीलिए अगर तेरे को यही खलास कर दूं तो क्या तेरे को कोई बचाने आएगा। और ये जो तेरे अपने मंत्री है ना, वो भी तब मीडिया वालों से यही कहेंगे। उन्होंने तेरे को कभी नहीं देखा और न तेरे को जानते हैं वो। एक बात और भी सुन ले कान खोलकर, क्या तुझे मालूम है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। अरे तेरे ही एक मंत्री से मेरे को खबर लगी और उसने ही तेरे को पकड़वाया है। और उसने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि इससे उसकी कुर्सी की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। पर तेरे को उसका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, रंजन ने अपनी इन बातों से हवा में तीर छोड़ा जो बिल्कुल सही निशाने पर लगा, क्योंकि क्रीम यह सुनते ही बड़बड़ाया, मतलब ये मंत्री का बच्चा मेरे से भी खेल खेल गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, रंजन की इस चाल से अब मंत्री जी भी उसकी जांच के दायरे में आ गए थे और कल की तारीख में उस सतह पर इन लड़कियों की ब्लैकमेलिंग के पूरे रैकेट का पर्दाफाश होना था और इस रैकेट से जुड़े कुछ मंत्रियों के भी चेहरे बेनकाब होने वाले थे। ये पक्की बात थी। रंजन ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि विनीत अदालत के चक्कर काटे, इसीलिए यह दाव खेलकर उसने विनीत को और रमन को भी बचा लिया था और क्रीम की तरफ से उन्हें अभयदान दे दिया गया, क्योंकि अगर क्रीम को इस सच का पता चल जाता कि उसको पकड़वाने में विनीत का हाथ था तो एक क्रीम जेल में रहकर भी विनीत का जीना हराम कर सकता था और अपने माफिया गुंडों के द्वारा उसे मरवा भी सकता था। रंजन ने फिर पुलिस वालों का आदेश देते हुए कहा, तुम इस हरामखोर को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और जिन लड़कियों का इसने सौदा किया है उन्हें उनके माँ बाप को सौंप दो और उन्हें अच्छी तरह से समझा देना कि ये कमीना क्रीम लड़कियों का दलाल है जो तुम सबकी शादी कराने तुम्हें मुंबई नहीं ले जा रहा था, बल्कि तुम्हें विदेशी मुल्कों को बेचने मुंबई ले जा रहा था। और मैं तब तक इन दोनों शराबियों को बड़े जेल मतलब लखनऊ की जेल में ले जाता हूँ, क्योंकि अगर ये तीनों साथ होंगे तो आपस में फिर कोई खिचड़ी पका सकते हैं। रंजन ने ये कहते हुए उन्हें आंख मार दी, जिससे क्रीम को इस पूरी साजिश में विनीत और रमन पर रत्ती भर भी शक न हो। यस बॉस, उन्होंने कहा। और तब विनीत ने अपनी आंखें खोली और बोला, वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। मैं सबसे ज्यादा इसी बात से परेशान था कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में कोई धन दौलत मान सम्मान नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई, कोर्ट कचहरी और बयानबाजी से मुक्ति चाहिए थी और तूने इन मुसीबतों से मेरे को साफ साफ बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इतने में रमन को भी होश आ गया। जब उसे क्रीम के पकड़े जाने का पता लगा तो उसकी घीघी बंद गई। वो रंजन से बोला, हमने कुछ नहीं किया माए बाप, हम तो उसे जानते भी नहीं थे। आप चाहे तो मेरा सारा रुपया पैसा ले लो, पर मेरे को थाने ना ले जाओ। पर क्यों ना ले जाऊं? तूने भी तो अपनी बहन का सौदा किया था ना इससे, और तूने ही बुलाया था इस क्रीम को यहाँ पर।
क्यों, सही कहा ना मैंने? रंजन ने रोबदार आवाज में रमन से कहा। अरे साहब, काहे इस गरीब आदमी को सताते हो? छोटी मोटी दुकान है बेचारे की, किसी तरह अपना पेट भरने तक का कमा लेता है। गरीब आदमी है, थोड़ा पैसों के लालच में भटक गया था, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। आप छोड़ दो इसे, मेरी गारंटी है। विनीत ने भी नाटक करते हुए रंजन से कहा। ठीक है, तेरे कहने पर इसे छोड़ देता हूँ। फिर रमन को देखकर बोला, देख, छोड़ तो दिया है तुझे आज, पर ये बात हमेशा तेरे को याद रहे कि खुफिया पुलिस की नजर में तू आ चुका है, इसलिए आगे से भूल कर भी कुछ गलत करने की कोशिश ना करना। कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा माए बाप, रमन ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। ठीक है, ये कहकर रंजन विनीत के साथ बाहर आ गया। तभी विनीत ने रंजन से कहा, यार 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। और तब फुर्ती से अंदर आकर उसने रमन से कहा, तुझे मालूम है ना, ये पुलिस वाले किसी शराबी जुआड़ी के पास कभी एक पैसा भी नहीं छोड़ते, सब छीन लेते हैं। और तेरे पास तो लगभग 25,000 रुपए थे, ये सारे रुपए तो तेरे जाते ही। और ये भी तुझसे पूछा जाता, ये रुपए तेरे पास आए कहाँ से? और जब उन्हें ये पता लगता कि इन रुपयों से तूने अपनी बहन का सौदा किया है, तो क्या हश्र होता तेरा, मालूम है तुझे? ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध है, जिसके कारण कई साल तक जेल में तू चक्की पीसता। पर खुदा का शुक्र मना कि इत्तेफाक से खुफिया पुलिस अधिकारी रंजन मेरा दोस्त निकला और मेरे कहने पर इसने तेरे को छोड़ दिया। पर एक बात और सुन ले, इन पुलिस वालों ने तेरी तलाशी भी ली थी, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला तेरे पास में, क्योंकि तेरी जेब से सारे रुपए मैंने पहले ही निकाल लिए थे। मतलब तेरे रुपए भी बच गए और जेल जाने से भी तू बच गया। पर आगे से अब कोई गलत काम करने की जरूरत ना करना, और रोशनी के बारे में तो सौपन में भी कुछ गलत करने की ना सोचना, वरना लंबे से तू जाएगा। और देख दोस्त, मैं भी तेरे को माफ कर दूंगा, पर रोशनी इतनी गुस्सा है तुझसे कि पुलिस के आगे तेरी इन हरकतों का सारा चिट्ठा खोल सकती है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि तू जैसा भी है पर मेरा दोस्त है। और ये ले तेरे पूरे 25,000 रुपए, इन रुपयों का अपनी दुकान में लगाकर अब आगे से ईमानदारी से काम करना और शराब पीना भी छोड़ देना, क्योंकि रंजन बाबू की नजर जिस पर पड़ जाती है ना, वो या तो सुधर जाता है या फिर सीधे एनकाउंटर में मारा जाता है। बड़े अजीब है रंजन बाबू, उनकी सोच ऐसी है कि शराबी और लड़कियों के दलालों को जेल भेजकर तड़पाने की बजाय सीधे एनकाउंटर कर उन्हें मार देना ही ज्यादा सही है। इतना कहकर और उसके हाथ में 25,000 के नोटों को गड्डी थमाकर विनीत तेजी से निकल गया। और रमन नोटों की गड्डियों को बहुत देर तक देखता रहा और न जाने कितने चित्र विचित्र ख्याल उसके दिमाग में घूमते रहे। इस समय उसका नशा हवा हो चुका था। इतनी देर लगा दी, क्या कर रहा था? रंजन ने कहा, अरे यार, तुझे तो मालूम ही है कि ये रमन मेरी रोशनी का भाई है। अब जैसा भी है, पर उसका भी बुरा कैसे सोच सकता हूँ मैं? तो सोचा थोड़ा अकेले में समझा दूं कि लाइन पर आ जाए, और थोड़ा डरा भी दूं कि अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ की तो खैर नहीं। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। इस दुनिया में पता नहीं कुछ लोग किस मिट्टी के बने होते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। पर फिलहाल तो मैंने तुम दोनों को ही इस पुलिस विलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचा लिया है। अब तुम लोग अपनी जिंदगी आराम से और मस्ती से जियो और ऐश करो, क्योंकि इंसान की खुशी ही इस दुनिया में सब कुछ है। यहाँ जो खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं। इसका कारण यह है दोस्त कि यहाँ प्यार, मोहब्बत, पैसा आदि सब कुछ है, पर खुशी ही नहीं है। और ये खुशी बड़ी मुश्किल से किसी इंसान को नसीब होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे मेरी रोशनी भी एक ऐसी ही लड़की है जो खुद भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करती है, और इसीलिए वो मुझे बहुत प्यारी है। पर आश्चर्य है, उसके भाई रमन को इतनी खूबसूरत और हंसमुख लड़की की खुशी भी बर्दाश्त नहीं, जबकि वो उसकी सगी बहन है। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी वो भी सुधरेगा जरूर, और तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो इस सच को भी स्वीकार करेगा कि ये शराब इंसान से रिश्तों को भी तोड़ देती है, अपनों को भी छोड़ देती है और जोड़ देती है घटिया रिश्ता, मुफलिसी व बदनामी का, जो सिर्फ बुराई का प्रतीक है।
पतन का प्रतीक है और विनाश का प्रतीक है। ऐसी शराब को तो हाथ लगाना भी गुनाह है जो इंसान के दिमाग को ही डेड कर दे। ये शराब शराब नहीं बल्कि मौत की पर्याय है। बहुत सही कहा तुमने, पर इस पीने वालों को कौन समझाए, इन्हें तो बस पीने का बहाना चाहिए। रंजन और विनीत अपने पूरे सफर में देश, दुनिया और समाज से जुड़ी बहुत सी बातें करते रहे। क्योंकि रंजन सीआईडी क्राइम ब्रांच में एक अधिकारी था, इसलिए उसने क्राइम से जुड़े खूब सारे रोचक किस्से भी विनीत को सुनाए और लखनऊ तक का सफर उनका बहुत अच्छे से कटा। लखनऊ आकर विनीत ने रंजन को अपने साथ घर चलने को कहा, तो रंजन ने कहा, आज नहीं, घर तो फुर्सत से कभी आऊंगा। अरे यार, इस दुनिया में फुर्सत इंसान को मिलती ही कब है, उसके लिए तो समय निकालना पड़ता है। और आज तो बहुत अच्छा मौका है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वैसे भी पहले तो अपने घर जाएगा, फ्रेश होगा, फिर खुद चाय और भोजन बनाएगा। इन सब कामों में कम से कम 3-4 घंटे तो तेरे को लग ही जाएंगे। अरे नहीं यार, इतना समय नहीं लगेगा। घर से थोड़ी दूर पर एक अच्छा और सस्ता होटल है, बस मैं तो वहीं चला जाता हूँ। अच्छी चाय और अच्छा भोजन मिल जाता है। फिर अपनी ड्यूटी भी कुछ ऐसी ही है, कब कहाँ जाना पड़ जाए कुछ पता ही नहीं। इसलिए घर का खाना तो वैसे भी मेरे नसीब में नहीं है। अगर ऐसी बात है दोस्त, तो अपनी माँ और बहन को क्यों नहीं साथ ले आता। बेचारे गांव में अकेले पड़े हैं और तेरे तो पिताजी भी नहीं है। हाँ दोस्त, सही कहा तूने, कैंसर की बीमारी ने उनकी जान ले ली। पर दोस्त, मेरी माँ और बहन को कभी बेचारी ना कहना। गांव में तो बहुत खुश है और स्वस्थ भी हैं। मेरे पिताजी की भी शायद अकाल मौत न होती अगर उनकी नौकरी शहर में ना होती और शहर की घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर ना होते। दोस्त, हम शहरी जीवन जीने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे गांव में रहने वाले बहुत तकलीफ में हैं। न उनके पास हमारी तरह स्मार्टफोन है, न शानदार टीवी और एसी है, और न यहाँ की तरह मोमोज, पिज्जा, कबाब, पराठे और बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन है। और लाइट तो माशाल्लाह रोज आंख मिचोली का खेल खेला करती है, जबकि अपने इस लखनऊ शहर में तो लाइट कभी जाती ही नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो एक गांव वाले कैसे रहते होंगे घंटों घंटों बिना लाइट के। पर ऐसा नहीं है दोस्त, वहाँ की मस्त और प्राकृतिक हवा के आगे हमारी ये कूलर, पंखा, एसी सब फेल है। तभी तो आए दिन हम सब कोई ना कोई बीमारी से त्रस्त हो रहे हैं, जबकि गांव के लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहते हैं। बात तो तूने सही कही यार। और एक सच ये भी है कि हमने अपनी आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली है, हम इनसे महरूम होना बहुत तकलीफ देह है। पर गांव के लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित है, इसलिए उन्हें किसी चीज का अभाव नहीं सताता। बहुत सही कहा तूने। एक दिल की बात तुझसे शेयर कर रहा हूँ दोस्त। मैं अक्सर सोचता हूँ काश तू मेरा भाई होता, क्योंकि तेरे और मेरे विचार कितने मिलते हैं ना। तू बहुत अच्छा है दोस्त, लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं, यहाँ बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो दोहरी जिंदगी जीते हैं। मेरा भी सिर्फ बाहरी चेहरा ही तूने देखा है, पर अंदर से यार मैं भी कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ और न दूध का धुला हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, और अगर अपनी सारी बुराइयां तेरे को बता दूं तो शायद तू मुझसे नफरत करने लगेगा, और ये भी हो सकता है कि तू मेरे को जेल में ठूस दे। तेरी ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा भी होता है। पर दोस्त, जिस तरह तूने इतनी आसानी से इस सच को स्वीकार कर लिया कि तुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो बस ये स्वीकृति की भावना ही इंसान को महान बना देती है। और दूसरी बात यह है दोस्त, कभी कभी किसी इंसान की सिर्फ एक अच्छाई उसके लाखों गुणों को बख्श देती है। अब तूने क्रीम जैसे गुनहगार को पकड़वाकर कितनी मासूम लड़कियों की जान बचाई है, तो समझ ले आज तक के सारे गुनाह उस परम पिता परमेश्वर ने तेरे माफ कर दिए। और ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अगर इस सच को ये दुनिया समझ ले तो धीरे धीरे इस दुनिया से सारी बुराइयां ही खत्म हो जाए, क्योंकि तब हर बुरा इंसान अपने जीवन में कुछ अच्छा करने को प्रेरित होगा, जिसे कयामत के दिन ऊपर वाला उस पर भी दया करे और दुनिया के दुख से भी वो निजात पा सके। हाँ यार, सोच तो मेरी भी यही है, और इसीलिए जब कभी कुछ अच्छा करने का मौका मुझे मिलता है तो उस अवसर को मैं गंवाना नहीं चाहता। यही तो अच्छाई है तुझ में, रंजन ने कहा, और उससे अपने घर जाने की इजाजत मांगी। नाना,
अब तो मैं अकेले घर नहीं जाने वाला, क्योंकि तेरा साथ छोड़ने का जी नहीं चाहता है। प्लीज इसीलिए मेरे घर चल, फ्रेश होकर और नाश्ता पानी भोजन कर ही अब मैं तुझे जाने दूंगा। अरे नरे नहीं यार, देख मेरे पास कोई कपड़े वपड़े भी नहीं है, और कपड़े वपड़े भी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ है, नए कपड़े और नया तौलिया भी है। और रोशनी भी तुझे देखकर मुंह नहीं बनाएगी कि किसे मैं अपने साथ ले आया, बल्कि खुश होगी जब उसे मालूम होगा तेरी बहादुरी के कारनामों का। और मेरी पत्नी भी तुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि अपने घर का असूल है अतिथि देवो भव। मतलब तू नहीं मानेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके बाबा, चलता हूँ तेरे घर। हालांकि मेरे को लड़कियों और औरतों से बहुत डर लगता है, न जाने क्यों। ओ, फिर तो बहुत अच्छा हुआ जो तू मेरे घर चल रहा है, क्योंकि अब तुझे कभी किसी लड़की या औरत से मिलने पर डर नहीं लगेगा, और ये मेरा तेरे से वादा है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।